कि मैं पिछले 5 से 6 सालों से जिमिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आगे वाले को थी। तो आप ये सोच के ना जाइए कि मैंने इतना पढ़ लिया इस फील्ड के बारे में। मान लीजिए आप सिंगिंग के क्षेत्र में हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। उनको बहुत कुछ आता है, आपके परखच्चे उड़ा देंगे वो वहाँ पे। तो बिल्कुल सोच के जाइए, जितना डेप्थ में हो सके आपकी हॉबी को प्रिपेयर करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसे कि रुचि धर्मन पाठशाला में एक टॉपर स्टॉक चल रहा था और इस सीरीज में हमने यहाँ पर जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में अंतिम रूप से किन्हीं पदों को प्राप्त कर चुके हैं, तो वहां पर हम उनका अनुभव साझा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हमारे बीच में हैं गगन हनवत जी, जो 2020 में डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। आज हम उन्हीं से उनकी तैयारी की स्ट्रेटजी, उनके बारे में जानेंगे। क्या उनकी हॉबी रही, कैसे उन्होंने तैयारी करे, क्या इनके सोर्स रहे, सारी चीजें जानेंगे। उसके पहले मैं रुचि रहांगडाले पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से गगन जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं डीएसपी के पद पर चयनित होने के लिए। बहुत बहुत बधाई गगन। थैंक यू मैम, और आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। मैं आपकी क्लास देखते आया हूँ, तो मेरा भी सौभाग्य है जो मैं यहाँ पे आज उपस्थित हुआ। थैंक यू सो मच। गगन, आप मुझे ये बताइए कि आपका ये कौन सा प्रयास था जिसमें आपको डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है? मैम, ये मेरा प्रथम प्रयास था 2020 का, जिसमें मुझे डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है। जी, आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से? मेरा मीडियम मैम इंग्लिश रहा है। इंग्लिश रहा है, ओके। गगन, एक बात मुझे ये बताइए कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप एमपीपीएससी में आए, और शायद आपको डीएसपी का पद पहले से भी बहुत पसंद था, तो आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करूं या सिविल सर्विसेज में जाऊं? कब आपने ये सोचा, कब आपके मन में विचार आया? मैम, 10th के बाद मैंने ये विचार किया था कि मुझे पहले तो एम ये था कि यूपीएससी करना है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स फाइट करना है। लेकिन बाद में मैं इंदौर आया, फिर मालूम चला कि एमपीपीएससी का भी काफ़ी क्रेज़ है, तो मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे एमपी में ही सर्व करना था, इसलिए भी मैंने एमपीपीएससी को ही चुना। जी, यूपीएससी की बजाय आपने एमपीपीएससी को प्रेफरेंस दिया क्योंकि मध्य प्रदेश से इनको ज़्यादा लगाव है। यस मैम, बहुत ज़्यादा। तो अभी आगे आपका शायद और भी अभी शायद अक्टूबर में मेंस है। मैम, 21 का भी मेरा मेंस था, लेकिन कुछ वजहों से मैं नहीं दे पाया। 22 का भी मेरा मेंस है अक्टूबर में, जो मैं इस बार फाइट करूंगा। डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मुझे हासिल हो जाए। ओके। लेकिन जिस हिसाब से गगन की पर्सनालिटी है या आप हॉबी देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डीएसपी का पद ही ज़्यादा सूट होगा। लेकिन उसके बाद भी आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? मैम, डिप्टी कलेक्टर बनने का मेन रीज़न ये है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि डीएसपी के पद में मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मैं उस विभाग में भी जाकर जितना अपना 100% है देना चाहूँगा, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के पद में मेरे पास मल्टीपल डायमेंशन में काम करने का जो रहेगा अपॉर्चुनिटी रहेगी। अनेक विभागों के साथ मैं कोलैबोरेट करके काम कर सकता हूँ, इसलिए। गगन, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी के बारे में। मैम, मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी सी। पापा है, मम्मी है और एक बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन जो है वो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में है, जो कि फर्स्ट क्राई नाम की जो कंपनी है उसमें काम करती है। मेरे पापा जो है वो एक लेक्चरर हैं, 11th और 12th को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल वारासिवनी में। और इसके अलावा जो मेरी मम्मी है उनका फिटनेस सेंटर है, तो इसी कारण से भी बोल सकते हैं कि मेरा एक रुझान जो था वो फिटनेस की ओर था। जी। गगन, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने कॉलेज कहाँ से किया, तो आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड साझा करें। मैम, मेरी प्राइमरी स्कूल और मिडिल हाई स्कूल जो है पूरा वारासिवनी से ही पूर्ण हुआ है, एक निजी स्कूल से। 5th क्लास में मेरा सिलेक्शन नवोदय स्कूल के लिए भी हुआ था, जहाँ कुछ कारणवश मैं काफ़ी छोटा था, मेरा मन नहीं लगा, तो उस वजह से मैं 3 दिन रहा वहाँ पे और उसके बाद वापस आ गया था। इसके पश्चात मैंने स्कूलिंग जो थी कम्प्लीटली वारासिवनी से ही पूर्ण की, और जो मेरा कॉलेज है वो मैंने इंदौर के गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज जो है वहाँ से पूर्ण किया है। इसी दौरान 10th में जो था मेरा फर्स्ट रैंक थी डिस्ट्रिक्ट में, और अनेक ऐसी चीज़ें थी जिसमें मेरा उस दौरान चयन हुआ है स्कूल के दौरान। जी, तो मुझे एक
चीज याद आ रही है कि अपनी जब बात हुई थी तो आपने ये बोला था कि 10th में ही आपके बारे में अखबार में एक चीज छपी थी कि अब यहाँ पर जो आपने टॉप किया है तो उसके बाद आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं या आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए गगन कि क्या बच्चे स्कूल से ही इस परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर दें या फिर कॉलेज में आने के बाद में या एक गैप के बाद में इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं? ये जो सिविल सर्विसेज जो है ये एक मैं कह सकता हूँ एक जुनून है जी। जो कि बचपन से ही एक बच्चे के अंदर ये गुण होता है और ज़रूरी है कि वो गुण हो तभी वो उस फील्ड में आए। तो अगर कोई बच्चा 10th तक, तो मेरा मानना है कि इस चीज़ के बारे में बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता और नहीं करना चाहिए, उसे अपना स्कूल पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन 10th के बाद क्योंकि आजकल जो ज़माना है, अभी का वर्ल्ड वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। बहुत कंपटीशन है आगे, तो बच्चों को 11th से चाहे तो अगर उनके माता पिता एग्री करते हैं और अगर बच्चे में भी ये है तो वो अपने जो स्कूल टाइम है उसमें 1 घंटे से 2 घंटे एटलीस्ट दे सकता है कि वो इस ओर तैयारी करे। बिल्कुल। तो जो बच्चे अगर स्कूल में तैयारी करना चाहते हैं या स्कूल से ही तैयारी करना चाहते हो तो एक मैसेज आप उन बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे कि कैसे वो स्कूल के साथ में अपने इस सिविल सर्विसेज की तैयारी को करें? छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिससे उनका सिविल सर्विसेज की ओर रुचि भी बढ़े। पहली चीज़, एक तो विज्ञान मंथन यात्रा नामक एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि हर साल एक यात्रा करवाता है विज्ञान मंथन। तो उससे विज्ञान की ओर बच्चों की रुचि बढ़े और वो समाज के लिए कुछ कर पाए, इस ओर मतलब सरकार का प्रयास है। तो परसेंट बेस पे होता है, जिस बच्चे के जितने ज़्यादा परसेंट है तो उसे उस ओर सरकार भेजती है टूर के लिए बड़े शहरों में, कुछ संस्थानों में जैसे बार्क हो गया या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान भी हैं जहाँ वो भेजती है। तो इस ओर बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, उससे उनका रुझान बढ़ेगा। दूसरी चीज़, कुछ मुगली बाल महोत्सव जैसे भी आयोजन किए जाते हैं जिससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। तो ये सब एक कॉमन गुण होता है जो एक अधिकारी में होना चाहिए। तो ये सब एग्जाम्स फाइट करना चाहिए बच्चों को अपनी स्कूल लाइफ के दौरान। और 11th-12th से बेसिक बुक्स जैसे NCERTs तो बच्चे पढ़ते ही हैं, तो उसे इस पॉजिटिव वे में ले जाए कि उनके नोट्स सिविल सर्विस के हिसाब से बच्चे बनाते चले, एक प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिल जाए तो वो इस ओर कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। गगन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जैसे आप तैयारी करते थे तो तैयारी के दौरान आप पढ़ाई कैसे करते थे? आपका रूटीन क्या होता था या आपने पढ़ाई कैसे करी, तैयारी कैसे करी? मेरा शेड्यूल था बहुत टाइट रखा मैंने, काफ़ी मैंने मैनेज करके चला चीज़ों को, क्योंकि मेरी हॉबी भी है एक और उसे मैं अपने लाइफ का पार्ट मानता हूँ। जो फिटनेस है, जिमिंग मेरी हॉबी है, तो उसे मैं मैनेज करा कुछ इस प्रकार की। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 बजे के बाद थोड़े डेली रूटीन के जो वर्क है वो, उसके बाद 1 घंटे पढ़ाई, उसके बाद मैं जिम चले जाता था। 1 से 1.5 घंटे मैं जिम में रहता हूँ। वो मेरा रूटीन है, वो मेरी लाइफ का पार्ट है। मतलब आपने पढ़ाई के दौरान अपनी जिमिंग बिल्कुल बंद नहीं करी? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आप अपने शरीर के हिस्से को काट के नहीं फेंक सकते। तो वो मेरी लाइफ का ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आज जो खुश हूँ, मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उस हॉबी को मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए काम करी है मेरे जीवन में, मेरी सफलता के लिए। अरे वाह। तो इसके बाद मेरा ये था कि मैं जिम से आता था, उसके बाद 2 से 3 घंटे मैं लगातार पढ़ता था अपना स्टडी। उस समय मैं अपना फ़ोन, अपनी हॉबी सब भूल जाता था। फिर खाना जो नॉर्मल, और फिर उसके बाद दोपहर में पढ़ता था, थोड़ा रेस्ट लेता था, पावर नैप, क्योंकि पावर नैप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, इसलिए कि एक कंसंट्रेशन जो है वो बना रहता है। अगर आप पावर नैप नहीं लेंगे, कई लोग रहते हैं कि कोशिश करते हैं पढ़ने की दोपहर में भी बिना कुछ रेस्ट लिए, तो वो आप अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 घंटे दोपहर में और फिर उसके बाद रात में 2 से 3 घंटे, तो मेरा ऐसा 3 स्लॉट में मैं पढ़ाई करता था। सुबह दोपहर शाम 3 रोज। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि जैसे आपने इनिशियली, कुछ बच्चों का ये रहता है कि क्लास वगैरह की थी, आपने कोचिंग की थी जैसे कि मुझे पता है, तो अगर आप कोचिंग के साथ में पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? ये तो आपने तब का बताया जब आपकी कोचिंग पूरी खत्म हो गई। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे ड्यूरिंग क्लासेस कुछ बच्चे जो हैं वो क्लासेस करते हैं, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो आपने जैसे कि ऑफलाइन क्लास किया था, तो ऑफलाइन क्लास के दौरान आप पढ़ाई कैसे करते थे? मैम, क्योंकि दिन भर तो मुझे लगता है क्लास में चला जाता था।
मैंने होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हमारी क्लासेस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती थी, हमें जाना पड़ता था इस कॉलेज, हम मिस नहीं कर पाते थे। तो मैं कोशिश करता था कि 60% टाइम अपनी कॉलेज को कॉलेज टाइम पे और 40% टाइम जो था वो मैं टोटली अपना डेडिकेट करता था पढ़ाई के लिए। जी मैम। और इसके अलावा फिर हॉबी के लिए भी थोड़ा बहुत इस बीच में वक्त निकाल लेता था। अच्छा, और जैसे आप एग्जाम के टाइम पे कि जैसे अब एग्जाम आ रहा है अपना, मतलब टोटल आपको घर पे रहना है, उस टाइम पे आप क्या रूटीन रखते थे पढ़ने का? उस टाइम थोड़े समय के लिए आखिरी आखिरी जो पीक पीरियड होता है एग्जाम का, तो उस समय मैं चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करता था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, इन सब चीज़ों को मैं कम कर देता था। हॉबी को भी कुछ समय के लिए पॉज देता था मैं, क्योंकि एक स्टडी के टाइम पे थोड़ा रेस्ट भी आपको लगता है। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए मैं उस टाइम ये सब पॉज करके पढ़ाई की इंटेंसिटी जो रहती थी उसको बढ़ा देता था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए गगन कि आपने प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए तीनों का सेपरेट सेपरेट एक विस्तृत रूप से बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। आप चाहें तो आप डिजिटल बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो। सबसे पहले आप प्रीलिम्स के बारे में बताएं कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी। पहले तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। टेस्ट मैंने 2020 की जो प्रीलिम्स थी उसके पहले मैंने 100 से 150 जो एफएलटीज थी, सब्जेक्टिव प्लस एफएलटी दोनों दी थी। तो ज़्यादा फोकस करें कि आप अलग 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 टाइप की जो टेस्ट सीरीज है अलग अलग कोचिंग्स की, उनको ट्राई करें कोशिश करने की, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ से जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी कोशिश करें कि वो भी लगाते रहें, आप लगाते रहें। और जैसे कुछ मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, घटना चक्र हो गई, तो आपको जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनकी आपको घटना चक्र सॉल्व करना ही है। और कम से कम 2 से 3 बार आपको इनको रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार आप करेंगे तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, 2 से 3 बार करेंगे तो आपके माइंड में एंटर हो जाएगी, फिर आपके लिए बहुत इजी जाएगा पेपर को। तो मैं विस्तृत रूप से थोड़ा बता देता हूँ, चूंकि 10 यूनिट में बांटा गया है। तो पहली, एक सेकंड, हाँ जी, पहली यूनिट क्योंकि एमपी की है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं गगन का जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए इतने दिन से पूछ रहे थे कि मैम स्ट्रेटेजी, तो क्यों ना वो स्ट्रेटेजी आप एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से, या सेलेक्टेड बोलना चाहिए डीएसपी से ही जाने। अब स्टूडेंट नहीं रहे गगन, अब डीएसपी हैं, तो आप खुद एक डीएसपी से जानिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो पहली यूनिट चूंकि एमपी की है, तो एमपी में एक तो हिंदी मीडियम की बुक आती है परीक्षा धाम, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। हिंदी में एमपी पढ़ना इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। परीक्षा धाम और इसके साथ में आपको एक बुक और टाटा मैग्रो हिल की आती है, मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों बुक्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके बच्चों को पढ़ना है। ये दोनों बुक्स जो है केवल फर्स्ट यूनिट के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ में जो दूसरी बाकी की यूनिट जो बचती है, जैसे शायद सेकेंड यूनिट जो है, हाँ, वो भी एमपी से ही रिलेटेड है, 1, 3 एंड 5। तो ये पूरी जो यूनिट्स हैं आपकी इन 2 बुक्स से लगभग लगभग कवर हो जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव अगर किसी को सॉल्व करना है तो टीएमएच की ही ऑब्जेक्टिव एमपी की एक आती है, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लगा लो तो आपके एग्जाम का एक पैटर्न भी हो जाता है, उस हिसाब से किस हिसाब से ऑप्शंस आते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं। दूसरी चीज, हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा अगर आपके पास वक्त है तो एनसीईआरटी पढ़ लें, और अगर वक्त नहीं है तो किसी कोचिंग के नोट्स, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स आप ज़रूर पढ़ें इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड। और इसके साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है हिस्ट्री के लिए, इसके साथ में आपको लूसेंट यूज़ करना है। लूसेंट और किसी कोचिंग के नोट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, और प्लस हिस्ट्री की घटना चक्र। हिस्ट्री की घटना चक्र आपको इसके साथ में लगाना है। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आपको एक एक टॉपिक देखना है, और उसके बाद में आपको उसको कंप्लीट करते हुए चलना है। लूसेंट प्लस किसी कोचिंग नोट्स या सेल्फ नोट्स भी आप चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, शॉर्ट टाइप के।
तो इससे हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए मैं टोटली डिपेंडेंट था। इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल की इंग्लिश मीडियम में बुक आती है। इससे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तीनों कवर हो जाती है। तो इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ें, इसके साथ में लूसेंट पढ़ें, लूसेंट और प्लस घटना चक्र, बस इतना काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से अच्छा रामबाण कोई है नहीं पूरे मार्केट में। सभी बच्चे पढ़ते हैं, आपको ही पढ़ना ही होगा, क्योंकि इतना विस्तृत रूप से शायद ही कहीं पे लिखा होगा पॉलिटी के लिए। और लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि लक्ष्मीकांत 800 पेज की बुक है, आप 800 पेज को बाद में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें और जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए कोशिश करें। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैं पेजेस के हिसाब से कभी भी पढ़ना प्रेफर करता हूँ किसी भी नोट्स को। 800 पेज के नोट्स हैं, मैं 20-20 पेज हर दिन पढ़ूंगा तो 40 दिन में मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उसको 40 दिन में पढ़ूंगा, फिर 40 दिन पढ़ूंगा, फिर 40, तो 120 दिन में मैंने उन नोट्स को 3 बार पढ़ लिया। अब वो आपको 3 बार अगर आप किसी चीज़ को ही पढ़ेंगे तो वो आपको रट ही जाएगी। ये मेरे, क्योंकि एक चीज़ और होती है, जो इंसान का जो माइंड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर जैसे अर्थ में होता है वैसे ही। तो उस हिसाब से आप देखिए, एक बार पढ़े क्रस्ट में, दूसरी बार मेंटल और तीसरी बार कोर, तो 3 बार में आपको वो चीज अंदर बैठ ही जाएगी। माइंड का ज्योग्राफिकल डायग्राम हो गया ये। आपको अपने जीवन को जो है एमपीपीएससी में ढालना है, तो आपको अपने आप को भी उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। शरीर को ज्योग्राफी के हिसाब से, पढ़ाई को हिस्ट्री के हिसाब से, जो भी चीज़ें आप उसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लें, रहने दीजिए उसको, अगर किसी बच्चे को यूज करना हो। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता नहीं है एमपीपीएससी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है इसको, तो आपको टॉपिक देखना है। और किसी भी यूट्यूब चैनल से बहुत सारी ऐसी क्लासेस चल रही हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि उन क्लासेस का अच्छा यूज़ करें और अपने खुद के नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स के साथ में। लूसेंट से इकोनॉमिक्स पढ़ लें, इससे बाहर तो आज तक आई नहीं है। और इसके अलावा जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की प्लस इंडिया की, इनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछता है। ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो योजनाओं पे ही एमपीपीएससी करता है, क्योंकि इस बार ही लाडली बहना योजना पूछ लिया, तो आप कोशिश करें कि योजनाएं जो है बहुत अच्छे से तैयार करें। फिर जो सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं यूनिट 7 और यूनिट 9 के लिए, तो यूनिट 7 और यूनिट 9 अगर ऐसा देखा जाए तो मार्केट में एक बुक अवेलेबल है परीक्षा धाम नाम से, तो उस बुक को आप यूज़ कर सकते हैं, परीक्षा धाम, परीक्षा धाम। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, पर क्या कर सकते हैं, कुछ मजबूरियां होती है जो आपको उस आदी बना देती है। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको हिंदी भी समझ आ ही जाएगी, इतना तो करना ही होगा आपको। तो परीक्षा धाम यूनिट 7 के लिए, प्लस आपको थोड़ा खुद की मेहनत करना होगा, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट भी है और साइंस भी है, तो आपको खुद नोट्स थोड़े बनाना होगा। लूसेंट आती है एक साइंस की पर्टिकुलर, साइंस लूसेंट प्लस एनवायरनमेंट की एक घटना चक्र आती है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इनको पढ़ लें तो आपकी ये यूनिट जो है वो कवर अप हो जाएगी। हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए आप खुद नोट्स बना लें तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं तो परीक्षा धाम में दिया हुआ है इस बारे में। इसके अलावा यूनिट 8 करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यूनिट 8 के लिए आपको एक तो स्पीडी, इंडिया करंट के लिए स्पीडी, प्लस एमपी करंट के लिए एग्जाम पीडिया,
मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन मेरा फोकस जो रहता था वो आखिरी के टाइम पे रहता था, तो मैं स्पीडी और एग्जाम पीडिया से ही पूरा करंट कवर करता था और लगभग हो जाता है। इसके अलावा एक और बुक रहती है तथ्यबाण करंट की, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं एमपी करंट के लिए, बस इतना काफ़ी है करंट के लिए। और 10th यूनिट जो है आयोग, वो आप मार्केट से किसी भी बुक, जो भी बुक आपको अच्छी लगी, महावीर की, पुणेकर की, जो भी आप बुक है वो प्रिफर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये अवेलेबल रहती है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा हर घटना चक्र और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो देते रहना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद गगन, आप मेंस की स्ट्रेटेजी बताएं। आप ये पेपर वाइज, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक सोर्स के साथ में आपने जो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी रखी वो आप बताइएगा। तो पेपर 1 के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था, मैं कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ यहाँ पे आपको। पेपर 1, तो पेपर 1 दो पार्टों में विभाजित है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ए जो है बेसिकली फोकस करता है हिस्ट्री में, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। साथ में इसमें रियासतें हैं, तो उसके लिए परीक्षा धाम से आप रियासतें पढ़ लें। पेपर 2 जो फोकस करना है आपको, महेश कुमार वर्णवाल ज्योग्राफी की बुक है। इससे आपकी पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, प्लस इसके अलावा आपको परीक्षा धाम एमपी की ज्योग्राफी, और जो यूनिट 4 और 5 जो है, हाँ, उसके लिए आप कोशिश करिए कि सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स हैं, आपके खुद के नोट्स रहेंगे, आपको परीक्षा के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक। इसके बाद पेपर 2, अगली स्लाइड। यस मैम। पेपर 2, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो आप प्रीलिम्स के टाइम पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पेपर का जो पार्ट ए है, मैं बोलूँगा कि आप इसका काफ़ी पोर्शन प्रीलिम्स के टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यूनिट 1 लक्ष्मीकांत से पढ़ें, इसी से लक्ष्मीकांत से ही आपकी यूनिट 3 भी कवर होती है। पॉलिटी वाला पूरा सेक्शन यस मैम, लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है लगभग। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल थिंकर्स है और पबेड, इसके लिए थोड़े सोर्सेज अभी कम है मार्केट में इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ किसी कोचिंग के नोट्स या कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो आप कोशिश करें कि वो परचेज करें और उससे अपने नोट्स खुद बनाने का प्रयास करें इन सब्जेक्ट के लिए। और पार्ट बी इकोनॉमिक्स के लिए मैंने फर्स्ट यूनिट जो थी उसके नोट्स मैंने सेल्फ बनाया था, तो आप भी कोशिश करें, टॉपिक उठाएं, सेल्फ नोट्स बनाएं, ज़्यादा काम आएंगे आपके। सेकेंड यूनिट एमपी इकोनॉमिक है, तो इसके लिए आपको परीक्षा धाम, फिर से ये परीक्षा धाम जो है इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है ये थोड़ी सी टिपिकल यूनिट्स हैं, सोशियोलॉजी और एचआरडी। तो इन दोनों के, सोशियोलॉजी के लिए तो मार्केट में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग जिससे आप संस्थान से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आपको जो पसंद है वो आप अपना यूज़ कर सकते हैं। और जो एचआरडी है, इसके लिए मैं बोलूँगा कि इसके सेल्फ नोट्स ज़रूर बना लें। छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनके खुद के नोट्स होना ज़रूरी है। और फिफ्थ यूनिट जो है, ये जो यूनिट है ये आपकी पेपर जो 3 है उसमें भी इसका काफ़ी पोर्शन आ जाता है। जैसे जनजातियाँ जो है, यूनिट नंबर 6, तो इसको आप खुद के नोट्स बना सकते हैं या मल्टीपल सोर्सेज जो है उनसे कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ योजनाएं भी है हेल्थ से रिलेटेड, हाँ, तो वो आप कोशिश करें कि प्रीलिम्स के टाइम पे ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक। पेपर 3, पेपर 3 काफ़ी बड़ा है, इसके लिए यूनिट 1 to 3 जो है आपको लूसेंट जो है साइंस की, इससे पूरा कवर अप हो जाता है, साइंस लूसेंट से। इसके अलावा आप चाहें तो किसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बेसिकली है फोकस। यूनिट 4 कंप्यूटर, ये आपको कंप्यूटर लूसेंट एक आती है मार्केट में,
तो इससे कवर अप करिए और जो बाकी है वो सेल्फ बनाइए नोट्स। यूनिट 5 मैथमेटिक्स। हाँ, मैथ्स के लिए ये है कि कई बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ्स जो है अभी मेंस में वो बहुत इजी है। आप कोशिश करके देखिए, बन जाएगी आपको धीरे 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 धीरे। आप जिस सब्जेक्ट में वीक है तो कोशिश करिए कि उसको आप ज़्यादा टाइम दे दिन में। तो यूनिट 5 जो है वो मैथ्स है, तो इसको आप खुद के नोट्स बनाएं साथ साथ में, क्योंकि इससे आपकी मेहनत भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, और मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। यूनिट 6 सेम एज लगभग पिछले पेपर जो यूनिट 2 है उसके जैसा है। हाँ। और बाकी जो है उसके आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। और यूनिट 7 मार्केट से कोई नोट्स अवेलेबल हो वो परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप खुद बना पाए तो ठीक, नहीं तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। और यूनिट 8, 9, 10 एनवायरनमेंट, एनर्जी और जियोलॉजी, तो ये आपको हो सके तो सब ये सब आप खुद ही कवर करने की कोशिश करिए, बुक्स के भरोसे नहीं लीजिए, क्योंकि 300 400 पेज के नोट्स मार्केट में है। अगर आप ये पढ़ने जाएंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो इनके नोट्स खुद बनाइए, और समय हो तो बनाइए, नहीं तो बुक से डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। पेपर 4 जो है यूनिट 1 पॉलिटिकल थिंकर्स है। हाँ। आपके कोचिंग के कोई नोट्स हों उससे आप कवर अप कर लीजिए। और यूट्यूब में बहुत से वीडियोस है, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो समझा रहे हैं अच्छे से, तो हो सके तो आप नोट्स पढ़िए और उसके बाद फिर वो वीडियोस देखें, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे फिलोसोफर और थिंकर्स जो है। तो फिलोसोफर प्लस थिंकर्स। और पेपर इसके ही जो 2, 3, 4 यूनिट है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये सब भी आप किसी पर्टिकुलर नोट्स को प्रिफर कर सकते हैं, खुद बना लीजिए या किसी नोट्स को प्रिफर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस स्टडी जो है वो कई जो संस्थान है वो प्रोवाइड करवाती हैं, जिसके लास्ट पेज में अक्सर देखा जाता है नोट्स में कि केस स्टडी होती है, तो आप वो सॉल्व करके देखिए। एमपीपीएससी में इतनी कठिन केस स्टडी पूछता नहीं है अक्सर उसके। और इस बार की जो केस स्टडी आई थी वो तो मुझे केस स्टडी लगी ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं। 2020 में भी केस स्टडी कुछ इस प्रकार की आई थी कि आपको केस स्टडी के अंदर ही पूरा जो था आंसर छिपा हुआ था, तो आप खुद कर लीजिए, पेपर उतना कठिन है नहीं। इसमें बेसिकली आप जो है 2 मार्कर जो है उस पर फोकस करिए। आपको कोई भी की पॉइंट लगता है किसी भी फिलोसोफर थिंकर में, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की डेफिनेशन हो गई, ये सब आप एक कॉपी लीजिए और सब जो है जितने टॉपिक्स हैं उनकी सबकी डेफिनेशन खुद तैयार करिए। और हो सके तो किसी फिलोसोफर या किसी इस फील्ड एथिक्स के कोई जो रहते हैं टीचर्स, उनके द्वारा दी गई रहती है डेफिनेशन, तो हो सके तो उन्हें आप कोट करिए। तो उससे क्या होता है कि जो चेक कर रहा है कॉपी, तो वो ज़्यादा प्रभावशील लगता है वो आंसर। इसके अलावा जो पेपर 5 और पेपर 6 है, तो 6 तो हो गया एसे का पेपर और 5 हो गया हिंदी। तो हिंदी के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैम है, मैम की क्लासेस अटेंड करिए, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं पर्सनली खुद वीडियोस देखता हूँ। 2022 के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा मेंस है, तो मैं भी मैम के वीडियोस देख के ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये वीडियोस देखें। इसके अलावा ऐसे जो है, ऐसे और पत्र, तो पत्र लेखन, तो पत्र को आप ऐसा करिए कि पत्र के फॉर्मेट बना के रख लीजिए। एग्जाम के टाइम पे आप उसे फिर लिखने का प्रयास कीजिए। एक कॉपी रखिए, उसमें 10 से 12 प्रकार के जो पत्र हैं, अनुप्रमाणन, प्रतिवेदन, तो आप इन्हें लिखने का प्रयास करें। और ऐसे जो है, ऐसे में आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो कहानी के रूप में उसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी करंट के इशू से जोड़ के उसे लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। अब गगन, इंटरव्यू के बारे में बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा था, इंटरव्यू क्या डेप्थ से बना था, या इंटरव्यू में हॉबी से प्रश्न हुए, या इंटरव्यू कैसे चला? क्योंकि अभी 2019 के बच्चों का भी इंटरव्यू है, तो क्यों ना हम, अगर ये वाला सेशन है तो वो उन बच्चों के लिए भी ये कारगर साबित हो कि इंटरव्यू आपका ऑल ओवर कैसा रहा, या इंटरव्यू की तैयारी आपने पर्सनली कैसे करी थी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, गगन के इंटरव्यू में शायद 158 या 160 के अराउंड नंबर है, शायद मैं अगर गलत नहीं बोल रही।
तो इतने अच्छे नंबर लेना, इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ में, और ये नंबर ऐसे नहीं है, आप जेन्युइनली, क्योंकि मैं गगन से कहीं किसी संस्थान में इंटरव्यू के सेशन के लिए भी मिली हूँ, गगन का पर्सनली मैंने इंटरव्यू लिया है, देखा है, तो इंटरव्यू वाकई में ऐसा था कि 160 नंबर लाए जा सकते हैं। तो वो बच्चे जो इंटरव्यू के लिए परेशान हो रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि गगन ने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी, आप उस तैयारी को अपने साथ में लेकर चलिए, या उस तैयारी को मतलब ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। जी मैम, तो इंटरव्यू के लिए पहली चीज जो है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। बिल्कुल। सबसे पहले आपको, जब आप एंटर करते हैं उस रूम में, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपको ये जानना है कि मुझे सब आता है, हाँ, लेकिन आपको उनके सामने ये ऐसा वो नहीं होने देना है कि आपसे ज़्यादा मुझे आता है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो आपके सामने बैठे हैं वो अपने क्षेत्र के जो हैं बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ। मुझे अक्सर जिस भी संस्थान में मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मुझे सबने ये कहा कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस जो है वो की है इंटरव्यू को आपको क्रैक करने की, 150 प्लस स्कोर करने की। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहिए। मैंने देखा हूँ अक्सर कि वहाँ जाते हैं बच्चे, पसीना पसीना हो जाते हैं, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, बोलते हैं कि अब मैं अंदर जाके क्या बोलूँगा। जब वो वहाँ ऐसे हैं तो अंदर जाके उनकी क्या हालत होती होगी। आपको उनकी आंखों से आंखें मिला के, आई कांटेक्ट जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको प्रिपेयर करना है। ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी एक्सटर्नल। इंटरनल जो है आपको बोल के ही बताना होगा, क्योंकि एक इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। क्योंकि आप भविष्य में एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप एक अधिकारी के रूप में क्या कार्य करेंगे। चूंकि एमपीपीएससी में आप पढ़ तो सब लिए हैं, उनको भी पता है कि आप सब पढ़ के यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि तुम रट्टू तोता हो, क्योंकि रट्टू तोता तो पहुंच सकता है वहां तक, लेकिन इंटरव्यू क्रैक वही करता है जो सच में एक मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। तो इसके लिए आपको पहली चीज अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज अब मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अपना डेप्थ। डेप्थ जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें आपका 3 कॉपी हो सके तो बना लीजिए। पहली कॉपी जो रहेगी आपकी, आपके होम टाउन, आपका बैकग्राउंड, आपका जिला, इससे रिलेटेड आपकी एक कॉपी होगी। दूसरी कॉपी जो होगी आपकी, वो एमपी की होगी। इसमें आपको एमपी में जो घटनाएं घटी हैं, यानी करंट इश्यूज, इसकी करंट इश्यूज। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का जो नॉर्मली जो भी चीज़ें होती है, मतलब मध्य प्रदेश की आपको नॉर्मली पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, प्री दिए हैं, मेंस दिए हैं, तो आपको ये चीज़ जानकारी तो होती है। जनरल नॉलेज जो होता है एमपी का, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यही नहीं बनेगा आपको, तो वो तो समझ जाएगा कि इनने केवल एग्जाम के लिए पढ़ा और यहाँ आके सब भूल गया। सही है। अब तीसरी चीज़ जो है आपको इंडिया से रिलेटेड, इंडिया एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ना बोल के इसको ग्लोबल सिनारियो। तो इसके लिए आपको इनकी जितनी भी घटनाएं पिछले 1 साल में जो भी घटनाएं घटी है, इन घटनाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको किसी भी परिस्थिति को डील कैसे करना है ये पता होना चाहिए। जैसे मुझे पूछा गया था कि आप ऐसा विभाग में आके क्या करेंगे, जिस भी विभाग में, ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग में जब भी मेरा चयन डीएसपी में हुआ, तो ऐसा नहीं पूछा था उनने पूछा था आप किसी भी सरकारी विभाग में जाएंगे तो अधिकारी के रूप में आपका क्या एक पर्सपेक्टिव होगा कि आप कुछ नवाचार क्या करेंगे। तो ये पूछा था। तो आपको इसके जवाब आपके जो है वो तैयार होना चाहिए, और ऐसे तैयार होना चाहिए कि आगे वाले को लगे कि हाँ ये कुछ नया चेंज ला सकता है। क्योंकि नई पीढ़ी है तो वो उम्मीद करते हैं कि कुछ नया करेंगे, क्योंकि पुराने ही उसी रवैये से चलता रहेगा अगर सरकारी विभाग, तो फिर इस यानी यूथ का क्या मतलब मेरे मन। बिल्कुल।
इसके अलावा जैसे अभी हॉबी पर प्रश्न क्या आपका बना था? क्योंकि मुझे मॉक के टाइम पे तो याद है कि आपकी हॉबी इतनी अट्रैक्टिव थी, या जिस तरीके से आपने अपनी हॉबी को अपने अंदर चरितार्थ करा है, तो मुझे लगता है इससे प्रश्न बनना वाजिब था। तो क्या आपसे प्रश्न किया गया था? जी मैम, अवश्य हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मेरी पर्सनालिटी देख के मुझे वहाँ कहा गया था कि तुम्हें पहला प्रेफरेंस जो है वो डीएसपी को रखना चाहिए। हालांकि मैंने डीसी को रखा था, लेकिन मैंने डीएसपी को सेकंड पे रखा था और डीसी को पहले पे। तो आपसे पूछते हैं, हॉबी जो है बहुत मैटर करती है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि उसको आप काफ़ी डेप्थ में पूछते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गया। एक मिनट रुकिए। तो हॉबी हॉबी जो है वो काफ़ी डेप्थ में आपको तैयारी करना है। सबकी अलग अलग हॉबी होती है। सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, कैरम, चेस, लूडो, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, खो खो। मेरी जिमिंग थी तो जिमिंग। तो पहले तो मुझे लगता था कि क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसकी डेप्थ में गया तब मालूम चला कि ये कुछ भी होता है। जबकि मैं पिछले 5 से 6 सालों से जिमिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आगे वाले को थी। तो आप ये सोच के ना जाइए कि मैंने इतना पढ़ लिया इस फील्ड के बारे में। मान लीजिए आप सिंगिंग के क्षेत्र में है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। उनको बहुत कुछ आता है, आपके परखच्चे उड़ा देंगे वो वहाँ पे। तो बिल्कुल सोच के मत जाइए, जितना डेप्थ में हो सके आपकी हॉबी को प्रिपेयर करिए तो फ़ायदा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगने लगा था एक समय पे। हालांकि वहाँ पे मुझसे ज़्यादा हॉबी के प्रश्न नहीं पूछे गए, कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया था इंटरव्यू। लेकिन कोचिंग्स में ऐसे कुछ कुछ जगह मुझसे पूछा गया, तो मुझे ऐसा लगा क्या मैंने कभी पढ़ा भी हूँ इस बारे में। इस टाइप का हो गया था एक सिनेरियो। तो आपकी हॉबी को अच्छे से तैयार करिए, काफ़ी डेप्थ में इसका नॉलेज रखिए। बस इतना काफ़ी है, और कॉन्फिडेंट रहिए, आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके जाते ही उन्हें, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं इंटरव्यू लेने के पहले, आपके चलने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, कि आपको कितने मार्क्स देना है। मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि इतनी लंबी ये जर्नी होती है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में, और इस बारी तो इतना टाइम भी लग गया था, और अगर टाइम नहीं भी लगता है, आप एक पहली बार में भी सेलेक्ट होते हैं, तो भी मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इंटरव्यू की प्रोसेस में। तो आपने इस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा था? क्या आपने प्लान बी के बारे में सोच कर रखा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे पास में प्लान बी है, मैं ये कर लूंगा? प्लान बी के बारे में मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि प्लान बी, देखिए हर किसी का एक अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा जो था, मैंने प्लान बी के बारे में एक, जो सेंटर होता है माइंड का, वहाँ पे उस ख्याल को रखा था। मैंने उसको अपनी जो पढ़ाई है उस पर हावी होने उस समय नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे कोविड का दौर आया बीच में, कोविड के बाद में फिर एग्ज़ाम्स भी, कोर्ट केसेस, काफ़ी चीज़ें थी, ऐसे सिनेरियो बन गया था कि एक पीएससी का जो एस्पिरेंट था वो टूटने लग गया था बीच में। तो फिर वो मेरा प्लान बी जो था, मैंने वो क्लिक किया तो मैंने पटवारी, क्योंकि एग्ज़ाम्स बीच में आ गई थी, तो काफ़ी उस समय हाइप भी था, और फिर काफ़ी सेम सेम सिलेबस भी था व्यापम का। जैसे हिंदी जो था, हिंदी हमने मेंस में पेपर 5 में पढ़ चुके हैं, तो एक सब्जेक्ट वो। दूसरा, चूंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था तो मेरा मैथ्स ठीक था, तो मैथ्स और रीजनिंग वहाँ कवर अप हो गया। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि बचपन में पढ़ा था, प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, ये सब, तो एक बार वो रिकॉल करने के लिए पढ़ना पड़ा। और साथ में जीके था और साइंस था, तो वो तो हम एमपीपीएससी में पढ़ते ही हैं। तो लगभग लगभग आपका 60% कोर्स जो था सेम था। तो मैंने अपना प्लान भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने सोचा था कभी कि मैं व्यापम, चूंकि काफ़ी सिमिलर कोर्स है, तो मैं उसे फोकस करूंगा। तो प्लान भी रखिए, लेकिन उसे अपने प्लान ए जो आपका मेन है उस पर हावी मत होने दीजिए। अगर वो हावी हुआ तो ना आप एक इस साइड के रहेंगे ना उस साइड के, क्योंकि दो नाव पे सवारी करने वाला इंसान हमेशा डूबता है, ये याद रखिए। बिल्कुल। अगर मैं बताऊं तो गगन जो है वो, इसके पहले मुझे लगता है कि एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया था, गगन जो है वो पटवारी भी बन चुके हैं। जी मैम, मेरा पटवारी में मुझे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ही 27वीं रैंक हासिल हुई थी।
तो मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया था। तो मतलब यही था प्लान बी, जो प्लान बी और प्लान ए दोनों में ये सफल हुए। लेकिन मुझे लगता है अब पटवारी वाला रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। लेकिन गगन एक बात मुझे बताइए, जैसे जो पटवारी वाले बच्चे हैं जो जेन्युइनली, अभी कुछ ऐसा केस हो गया था जिसके बारे में हम इतना ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अब एक छानबीन होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उस मुद्दे को तो हम अगर अलग रख दे। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके अंदर गए थे वो अभी डीमोटिवेट है, क्योंकि उनके पास अभी सामने कोई एग्जाम नहीं है, ना ही उनका पीएससी में सिलेक्शन हुआ है, वो डेडिकेटेडली मतलब व्यापम की ही तैयारी कर रहे थे। तो अभी किसी कारण बस उनका रिजल्ट जो है वो रुक गया है। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट रहने के लिए बोलेंगे या क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे छात्रों का अहित हो। कुछ लोगों की वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका लॉस नहीं होगा, मेरा ये मानना है। फिर भी एक बार अगर आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है तो आप उनके बारे में सोचिए जो आपके पीछे खड़े हैं, जिनको आपसे उम्मीद है, जो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि जिनसे उनको प्राउड फील हो। मतलब आपके, कुल मिला के मैं आपके माँ बाप की बात कर रहा हूँ, उनने आपके लिए किए तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको प्राउड फील करवाए। एक एग्जाम आपको तोड़ नहीं सकती, ये अपने आप पे विश्वास रखिए। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, इसके बाद बहुत एग्जाम्स है हाल में, इसके बाद ही एसआई की एग्जाम आने वाली है, आप लग जाइए उसकी तैयारी के लिए। इंसान को जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। मुझे एक किसी ने कहा था जीवन में कि गगन अपनी जिंदगी में कभी रुकना मत, जैसे नाव बहती है नदी में उसकी तरह बहते रहना। पानी जब इकट्ठा होता है तो खराब हो जाता है। बहुत सही, बहुत सही। आप बच्चों मोटिवेट रखिए अपने आप को। गगन ने बहुत बड़ी बात बोली कि आप रोको मत, नदी की धारा की जैसे बस बहते जाओ, गो विद द फ्लो। एक बोला था ये सेम चीज कोटेशन, क्योंकि कई कई बार क्या होता है हम लोग समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते पे जाएं, कहाँ क्या चयन करें। और ये आपके साथ नहीं, मुझे लगता है ये मोड़ सबके साथ आता है, सबके साथ आता है। तो बस आप उस टाइम पे जहां आपको डायरेक्शन ले जा रहा है, जहां आपको दिशा ले जा रही है, आप बहते जाइए, पक्का आपको कहीं ना कोई किनारा जरूर मिलेगा। तो गो विद द फ्लो, गगन ने जो हमको बोला उसको आप ध्यान में रखिए बच्चों। इसके बाद गगन आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप कभी डिमोटिवेट होते थे? जी बिल्कुल मैम, काफ़ी बार ऐसा हुआ। हालांकि शुरू में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2019 मुझे काफ़ी वक्त तो नहीं लगा इतना ज़्यादा, लेकिन कुछ पड़ाव ऐसे आने लगे थे। जैसे कोविड का ही दौर था जब कोर्ट केस हो गए, रिजल्ट पेंडिंग थे, प्री हुआ, उसके बाद लोग बोलने लगे कि अब तुम्हारा मेंस का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होंगे, ये सब चीज़ें तो माइंड में काफ़ी चीज़ें आती थी। लेकिन एक कोई है जो मतलब आपको मोटिवेट करता है, तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में बनी रहती थी कि उनके लिए करना है, वही है जिनके लिए करना है, तो करना है तो बस करना है। सही है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को या बच्चों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो अपनी सफलता में चार चांद लगा सके, जो आपने अपनाया अपनी लाइफ में? सिविल सर्विसेज जो है वो शुरुआती जो एक वर्ड से होती है वो होती है पेशेंस। जो पेशेंस जिसने रख लिया वो इस एग्ज़ाम में सफल हो जाता है। कई लोग देखा मैंने, कुछ लोग रहते हैं 21 साल 22 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं 10-10 प्रीलिम्स देते हैं, 10-10 मेंस देते हैं, उसके बाद सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनमें धैर्य होता है। धैर्य जो है आपको मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो वही है मेरा एक लौता सूत्र जो है, एक लाइन है, मैंने पढ़ा हूँ काफ़ी, कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये लाइन अपने जीवन में अपना लीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। गगन, जैसे कि अगर आप, जैसे अभी आपका मेंस है, आपने बताया कि आप अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डीएसपी के पद को ज्वाइन करते हैं, सेम शायद प्रश्न मुझे लगता है आपका इंटरव्यू में भी किया गया था, तो आप ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप पुलिस डिपार्टमेंट में करेंगे अपने बनने के बाद में, या चाहते हैं आप ये चेंज? पहला चेंज तो एक ऑब्वियस है कि पुलिस विभाग में एक छवि सी है कि नकारात्मकता की, कि लोग डरते हैं काफ़ी। जैसे कोई घटना भी हो जाती है तो कंप्लेन करवाने जाएंगे, वहाँ हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम जिस कार्यस्थल पे रहूँ, मैं वहाँ प्रयास करूँगा कि वहाँ का वातावरण ऐसा ना बने। और कई बार अब तो वातावरण बदल भी चुका है, लेकिन लोगों के मन की जो छवि है वो हटाने का काफ़ी प्रयास रहेगा मेरा। तो वही सोशल मीडिया के थ्रू या जिस भी थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि एक नकारात्मक छवि जो बन गई है वो कम हो सके, तो लोग इजीली आए, इजीली रिपोर्ट करवाए, जो भी चीज़ें उनके प्रॉब्लम है एक सुन के समाधान वहाँ पे निकाला जा सके। दूसरी चीज़
फिटनेस के थ्रू, क्योंकि मेरा लगाव है उस क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आर्मी है, तो आर्मी या जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो वो अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी फिट है, सही में काफ़ी फिट है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये भी हमारी, जब हमारी सीमा पे हमारे जो जवान है वो इतने फिट है, तो हमारी जो अंदरूनी सुरक्षा है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत घटनाएं होती है, हाल में ही देख लीजिए आप, मेवात जिला है हरियाणा में, या किसी भी मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र में घटनाएं हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं। तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। हमें आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ता है कि आप आइए, तब सिचुएशन हैंडल होती है। क्यों ना हमारी फोर्सेस जो है वो ही इतनी स्ट्रांग रहे कि हम इंटरनली उस मामले को सुलझा सके। तो मेरा दूसरा प्रयास यही रहेगा। तीसरा जो मेरा प्रयास है वो मैंने एक पर्सनली सोचा हूँ, अब सरकार मुझे अनुमति देती या नहीं देती मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा हूँ कि मैं वीकली कोशिश करूँ कि एक ऐसा जनता दरबार लगाया जाए जिसमें मैं पर्सनली लोगों की समस्याएं सुनूं और उसे त्वरित उसका निवारण करने की कोशिश करूं। सरकार ने भी ऐसी कई योजनाएं चला रखी है, लेकिन मैं अपना पर्सनल लेवल पे चाहता हूँ। बहुत ही शानदार, मतलब इतने शानदार तरीके से अपने पद को पहले से ही समझना, उसके बारे में पहले से एक रूपरेखा बना लेना, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई व्यक्तित्व आए जो लोग मतलब कि बनने के बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन गगन मुझे लगता है 10th क्लास से ही प्रिपेयर थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाकर क्या करना है, और ऐसी पर्सनालिटी जब प्रशासन के अंदर जाती है तो वाकई में प्रशासन में कार्य करने का तरीका, रवैया बिल्कुल चेंज होता है। तो यहीं पर मैं गगन को यहाँ रुचि धर्मन पाठशाला में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि गगन आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया हमें और बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करा। अगर आप चाहते हैं, इसके अलावा भी आपके अगर कोई प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगी गगन से टाइम लेने की। अगर आप कोई लाइव सेशन चाहते हैं कि आप गगन से कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अभी गगन इंदौर में है, हम एक लाइव सेशन भी गगन जी के साथ में रख लेंगे, जहां पर आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, मेंस से रिलेटेड हो। इसके अलावा यदि कोई वनडे वाला भी बच्चा है और वनडे एग्जाम का बच्चा व्यापम या एसआई या प्लाटून कमांडर या जिसकी भी तैयारी करना चाह रहा है, वो अगर लग रहा है कि उसके भी कुछ डाउट है और आप गगन जी से लाइव सेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम गगन जी के साथ एक लाइव सेशन भी अवेलेबल करवाएंगे। चलिए, बने रहे आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में और टॉपर स्टॉक को एंजॉय करिए, उनके अनुभव को यहाँ पर साझा करिए। और एक बार फिर से गगन जी को हम उनके आगामी जीवन के लिए बधाई देते हैं कि आप अपने जीवन पे जहां भी जाएं वहां पर आप सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you so much.